तो अगली हेडिंग डालो आप लोग, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन, राइट। ये है हमारी आज की हेडिंग। ठीक है, तो हेडिंग को समझते हैं, है ना। हेडिंग जो है वो ग्राहम साइंटिस्ट का नाम है, लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन एक कॉन्सेप्ट है और एफ्यूजन दूसरा कॉन्सेप्ट है, राइट। तो पहले हम डिफ्यूजन पढ़ेंगे, मतलब डिफ्यूजन पढ़ेंगे हम पहले, और बाद में फिर हम एफ्यूजन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस ऑर्डर में हम दोनों कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं डिफ्यूजन क्या होता है ना। पहली हमारी सब हेडिंग है इस टॉपिक में, डिफ्यूजन, राइट। तो डिफ्यूजन की पहले डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ gaseous molecules from a region of high concentration to low concentration। हाई कॉन्सेंट्रेशन को आप हाई प्रेशर भी बोल सकते हो, ब्रैकेट में लिख लो, हाई प्रेशर टू रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, ब्रैकेट में लिख लेना लो प्रेशर, राइट। देखो भाई, इसका मतलब समझते हैं अपन। देखो डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है, वर्ड को पकड़ो। डिफ्यूजन जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है। कौन कौन से दो वर्ड से? डिफ्यूज नहीं, डी प्लस फ्यूजन, है ना, डी प्लस फ्यूजन, राइट। यस सर। तो दिस इज एक्चुअली ऑपोजिट ऑफ फ्यूजन, है ना। फ्यूजन का उल्टा हो जाएगा डी फ्यूजन। तो फ्यूजन मतलब क्या होता है? बोलो चंद्रभान, कुछ कह रहे हो? सर फिर तो फ्यूजन लिखना चाहिए ना सर, डी मतलब सर उल्टा ही होगा ना मतलब। फ्यूजन तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में यूज होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे नहीं यूज कर सकते अपन, है यस ना। सर। सिग्निफिकेंस अलग अलग है दोनों का, मतलब भले ही सेम है लेकिन एरिया ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग है। तो फ्यूजन वर्ड का मतलब क्या होता है? फ्यूजन वर्ड का मतलब होता है जुड़ना, है ना। गुड इवनिंग अंकुर। तो जैसे मैटर, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, देखो पहले अपन फ्यूजन वर्ड का मतलब समझ रहे हैं, राइट। फ्यूजन वर्ड का हम मतलब समझ रहे हैं। तो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं पहले वो दूर दूर हैं, और अगर फिर वो पास पास आ रहे हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में यही होता है ना। जो हैवी, जो लाइटर न्यूक्लियस है वो मिलके एक हैवी न्यूक्लियाई बना बना लेते हैं, याद है न्यूक्लियर फ्यूजन, यस सर। है ना। ये आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे डिटेल में, न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो ये तो होता है फ्यूजन। फ्यूज मतलब होता है पास पास आना, है ना। तो डिफ्यूजन मतलब क्या होता है? दूर दूर जाना। तो इसका जो रिवर्स यस प्रोसेस है ना, इसका रिवर्स प्रोसेस क्या होगा कि पार्टिकल्स जो है वो पास पास हैं और फिर वो दूर दूर चले गए, राइट। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफ्यूजन, है ना। फ्यूजन को जब आप रिवर्स कर दोगे तो बन जाएगा डिफ्यूजन, ठीक है। ये समझ में आया कि डिफ्यूजन वर्ड का क्या मतलब होता है? यस सर। यस चलो ठीक है, अब अपन आ जाते हैं डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन में देखो अपन ने क्या लिखा है, नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। देखो होता ये है कि जैसे आप, बहुत सिंपल एग्जांपल इसका जो अपन बचपन में पढ़ते हैं 10वीं क्लास में, जैसे ये अपना कमरा है ना, जो कि बंद है। तो एयर वगैरह तो होगी पूरे रूम में, वो तो ठीक है ना। यहाँ से मान लो आपने यहाँ पे एक अगरबत्ती जलाई, है ना। तो आपने जो अगरबत्ती जलाई तो इसका जो धुआं है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? वो धीरे धीरे वो इन डायरेक्शंस में फ्लो करेगा, राइट, है ना। इसका जो स्टार्टिंग मोशन होगा वो इस इन डायरेक्शंस में होगा, जो एरो आपको इंडिकेट कर रहा है ना। यस
इस डायरेक्शन में स्टार्टिंग में मूवमेंट नहीं होगा, मतलब जो उल्टा डायरेक्शन में बना रहा हूँ है ना, इस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगा। इस बात से तो सब लोग एग्री करते हैं कि लॉजिकल है, ऐसा होना चाहिए। सर ऐसा Yes. होता क्यों? ऐसा होता क्यों? भी प्रेशर डिफरेंस, जो अपन ने वो ग्राउंड वाला एग्जांपल समझा था ना, कि एक रीजन जहां पे डेंसिटी कम है, सॉरी ज्यादा है पार्टिकल्स की, और एक दूसरा रीजन जहां पे पार्टिकल्स की डेंसिटी कम है ना, जब उन दोनों रीजन्स को आप कनेक्ट कर दोगे तो पार्टिकल्स का फ्लो स्पॉन्टेनियसली हाई डेंसिटी वाले डायरेक्शन से लो डेंसिटी वाले डायरेक्शन में होता यस है ना। वो क्वेश्चन याद है ना जिसमें अपन ने चीज डिस्कस की थी, प्लेग्राउंड वाला एग्जांपल, यस सर। है ना, वो सेम लॉजिक यहाँ पर है। अब देखो अपन स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। देखो नेट स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस वर्ड का क्या मतलब होता है? अचानक। अचानक से। अचानक नहीं, वो तो सडनली होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब होता है अपने आप। सर कंटिन्यूअसली नहीं, अपने आप। अपने आप का मतलब ये है कि इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फोर्स या एक्स्ट्रा वर्क आपको नहीं करना पड़ रहा, ये प्रोसेस अपने आप हो जाएगी, है ना, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है ना। तो ये देखो, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये फ्लो कर रहे हैं स्पॉन्टेनियसली। ये जो येलो डायरेक्शन है ये स्पॉन्टेनियस फ्लो दिखा रहा है, मतलब ये प्रोसेस अपने आप हो रही है। डेफिनेशन को आगे पढ़ते हैं। स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन। आप यहाँ पर देखो तो कॉन्सेंट्रेशन किसका? गैस के पार्टिकल्स का ज्यादा है, या अगर अपन इंसेंस स्टिक्स की बात करें तो जो फ्रेग्रेंस वाले पार्टिकल्स होते हैं अगरबत्ती में, उनका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है स्टार्टिंग में और यहाँ पे कम है। इस बात से एग्री करते Yes, हो? sir. इसको Yes, सिंपली sir. अपन प्रेशर के टर्म्स में भी बोल सकते हैं कि भाई जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मतलब वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे गैस के, मतलब उस रीजन में गैस का प्रेशर भी ज्यादा होगा। यस सर। Yes, sir. यस सेम बात यहाँ पर है। फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, ब्रैकेट में इसलिए अपन ने हाई प्रेशर लिखा है, टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, ब्रैकेट में अपन ने लो प्रेशर लिखा है ना। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में अपने आप गैस के मॉलिक्यूल्स फ्लो करते हैं। इसमें आपको जबरदस्ती अपनी तरफ से फ्लो कराने की जरूरत नहीं पड़ती, या अपन को अपनी एनर्जीज के इसमें नहीं लगानी पड़ती है। बात समझ में आ रही है? टेम्परेचर को कुछ सिग्निफिकेंस है क्या यहाँ पे? टेम्परेचर मतलब ये जो फैक्टर्स अफेक्ट कर जो करते हैं डिफ्यूजन को, वो फैक्टर्स अभी अपन आगे पढ़ेंगे। अभी तो बेसिक डेफिनेशन देख लो। ये डेफिनेशन समझ में आ गई? यस Yes. यस सर। ठीक है, तो चलो ये तो अपन ने लिख लिया। अभी जो फैक्टर्स वगैरह है वो अपन देखेंगे थोड़ी देर में, है ना। ये जो डायग्राम है आप चाहो तो बना भी सकते हो, आपकी इच्छा है ना, समझने के लिए। देखो इसके और कुछ केसेस देखते हैं। जब हम गैसेस को मिक्स करते हैं तो क्या होता है ना, जैसे ये दो कंपार्टमेंट हैं और इसमें है ना, ये दो कंपार्टमेंट है, यहाँ पर O2 गैस भरी हुई है 3 atm पे। आया ठीक है, था क्या? म्यूट कर लो भाई माइक्रो। तो यहाँ पे स्टॉप को कभी लगा हुआ है ना, और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, इस कंपार्टमेंट में नाइट्रोजन गैस भरी हुई है, इसका प्रेशर है 5 atm। ठीक है, और ये स्टॉप कॉक जो है वो बंद है अभी, है ना। सबको अपैरेटस समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। तो ऑक्सीजन इतने में ही रहेगी और नाइट्रोजन इतने में ही रहेगी, ये तो चलो ठीक है। द मोमेंट यू आर ओपनिंग द स्टॉप कॉक, उसके बाद क्या होगा बताओ? ये अपन ने स्टॉप कॉक को ओपन कर दिया तो क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन वाले उसमें चली जाएगी, नाइट्रोजन थोड़ी बहुत। Mix हो जाएगा ना सर। हाँ कुछ मतलब, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन लेफ्ट में रहेगी, कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन राइट में। हाँ ये मिक्सिंग कब तक होती रहेगी, कब तक होती रहनी चाहिए? तो जब तक इक्वल pressure same प्रेशर ना ना हो आ जाए। जाए। जब तक इक्वल प्रेशर ना आ जाए, पहली चीज। और दूसरी चीज इक्वल मोल्स। डेंसिटी। इक्वल कॉम्पोजिशन, है ना। तो जितना मोल्स भी तो बोल सकते हैं। मोल्स भी बोल सकते हो, लेकिन कॉम्पोजिशन बोलो ना। जो कॉम्पोजिशन यहाँ पर है फाइनली, वो कॉम्पोजिशन यहाँ पे होना चाहिए। देखो होगा क्या कि जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर थे पहले ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, है ना, और एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर थे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स और यहाँ पर थे आपके नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स, है ना, जो अपन ऐसे ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं। जैसे ही आप स्टॉप कॉक को ओपन करोगे, अब होगा क्या कि जो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेंगे धीरे धीरे, है ना, और जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेंगे। करना चाहिए, लॉजिकल है।
यस सर। ठीक है, अब ये कब तक करते रहेंगे? तो ये तब तक करते रहेंगे जब तक इस रीजन में और इस रीजन में प्रेशर सेम नहीं हो जाता, टोटल प्रेशर, है ना, पहला। और दूसरा, जब तक इस रीजन में और इस रीजन में रेशियो सेम नहीं हो जाता। मतलब रेशियो का क्या मतलब है कि देखो मैं इसको लिख के बता देता हूँ, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइनली डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फाइनली, है ना, इन द लेफ्ट चेम्बर। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू moles of oxygen finally divided by moles of nitrogen finally in the right chamber। ये जो रेशियो है ये सेम हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? सर एक डाउट है हाँ बताओ। सर, टेम्परेचर भी तो मतलब टेम्परेचर पे भी तो डिपेंड होगा सर ये सब। अभी फिलहाल के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट मान लो, है ना। यस सर। सर एक डाउट और है हाँ बताओ। सर, कॉम्पोजिशन को सर डेंसिटी बोल सकते हैं ना? देखो कॉम्पोजिशन वर्ड जो है वो रेशियो को इंडिकेट करता है। कॉम्पोजिशन ये बताता है कि एक यूनिट पे, एक यूनिट के हिसाब से दूसरी यूनिट किस अमाउंट में है ना। कंपोजिशन मतलब ये होता है। और डेंसिटी तो एब्सोल्यूट टर्म है ना, डेंसिटी तो मास बाय वॉल्यूम होता है। तो सर डेंसिटी को वेपर अपन डेंसिटी, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि वेपर डेंसिटी में तो अपन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बोलते हैं ना। यहाँ पे अपन को हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में नहीं देखना है, एक गैस को दूसरे गैस के रिस्पेक्ट में देखना है। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली हमें बस ये देखना है कि फाइनली जो है अमाउंट का जो रेशियो इसमें आएगा। जैसे मान लो यहाँ पर अगर फाइनली 75% ऑक्सीजन, ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पर फाइनली 75% ऑक्सीजन और 25% नाइट्रोजन आ रही है, तो यहाँ पर भी फाइनली 75% ऑक्सीजन और 25% नाइट्रोजन होना चाहिए। ठीक है, मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ भी सेम रहेगा, यहाँ भी सेम रहेगा, प्रेशर भी यहाँ भी सेम रहेगा, यहाँ भी सेम रहेगा। तो उसके बाद ये दोनों फ्लो करना बंद कर देंगे। एग्री करते हो इस चीज से? यस सर। है ना। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है दोनों गैसेस का वो भी सेम हो जाएगा दोनों कंपार्टमेंट्स में, है ना। तो इस बात को आप लोग लिख सकते हो। देखो मैं इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देता हूँ कि फ्लो विल बी flow of gases will be from both sides, है ना, till partial pressure of both, या इसको ऐसे लिखो, till partial pressure of each gas in both containers become equal, है ना। जब तक दोनों गैस का पार्शियल प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता तब तक ये मूवमेंट चलता रहेगा, है ना। मतलब जैसे यहाँ पर अगर पार्शियल प्रेशर फाइनली ऑक्सीजन का जैसे 2 atm आ रहा है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 2 atm हो जाए, और जैसे यहाँ पर फाइनली नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर 3 atm आ रहा है, तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन का 3 atm हो जाए। ठीक है, मतलब लॉजिकल है ना ये बात। जब नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर जितना यहाँ पर है, ध्यान से सुनना, जितना नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर है उतना ही जब यहाँ पे हो जाएगा तो नाइट्रोजन फ्लो करना बंद कर देगी ना। सर लेकिन पार्टिकल्स तो मूव करते रहते हैं ना। हाँ मतलब उसको फिर अब वही बात आ जाती है, डिस्कशन अपन पहले भी कर चुके हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहता है। तो उसके बाद जितने पार्टिकल्स इधर जाएंगे उतने वापस भी आ जाएंगे उतने ही टाइम में। यस सर। है ना। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप कंक्लूसिवली ऐसे ध्यान रख सकते हो कि जब आप इस गैस को देख रहे हो तो इस गैस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो ये गैस कब तक मूव करती रहेगी? जब तक इसमें गैस का प्रेशर इसमें और इसमें बराबर नहीं हो जाता तब तक ये गैस मूव करती रहेगी, नाइट्रोजन। सही बात है ना। यस सर। तो बस अब इसमें Yes, क्या है, sir. अपन ने दूसरी ऑक्सीजन गैस ऐड कर दी। तो बस अपन को फिर, जब ऑक्सीजन गैस नहीं थी तो अपन टोटल प्रेशर के टर्म्स में देख रहे थे, अब दूसरी गैस भी आ गई है तो अपन पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में देख रहे हैं कि नाइट्रोजन तब तक मूव करती रहेगी जब तक दोनों कंपार्टमेंट में नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो बिकम्स इक्वल नहीं हो जाता। आई होप क्लियर हो गया होगा अब ये।
चलो ठीक है, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो आप लोग, ग्राहम्स लॉ। अभी तो अपन ने डिफ्यूजन का मतलब समझा था क्या होता है ना। अब अपन देख रहे हैं ग्राहम ने क्या लॉ प्रपोज किया था मैथमेटिकली इस फिनोमिना को लेके। ठीक है, तो पहले हम ग्राहम्स लॉ का स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर मैं समझाता हूँ उसका क्या मतलब है। अंडर, इसको लिख लो आप लोग, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, rate of diffusion of different gases is inversely proportional, जल्दी जल्दी लिख लो इसको, inversely proportional to square root of density of different gases, है ना। देखो इसको मैं समझाता हूँ, ये हमने क्या लिखा है यहाँ पे। एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब हम दो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक एक मान लो ये कंटेनर है और दूसरा कंटेनर ये है ना। यहाँ पे कुछ एक टाइप की गैस भरी हुई है, ठीक है, इसमें कोई दूसरे टाइप की गैस भरी हुई है। तो अभी तो ये चलो स्टार्टिंग सिचुएशन है ना। कंटेनर पूरा, इसकी जो बाउंड्रीज है वो चारों तरफ से बंद है, कुछ भी खुला हुआ नहीं है इसमें। ठीक है, अब मान लेते हैं हम कि हमने इसमें कर दिया एक होल, है ना, और यहाँ पर भी हमने कर दिया एक होल। तो अब होल करने से क्या होगा कि होल के इस तरफ जो है वो हाई कंसेंट्रेशन है गैस का, और इस तरफ गैस का कंसेंट्रेशन कम है, तो स्पॉन्टेनियस डिफ्यूजन होगा, है ना। और गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ निकलने की कोशिश करेंगे, ऐसा होना चाहिए लॉजिकली। यस सर। ठीक है, तो अब मुद्दा ये उठता है कि ये अलग गैस है और ये अलग गैस है। ठीक है, अपन मान लेते हैं कि हम ये एक्सपेरिमेंट क्योंकि एक ही रूम में कर रहे हैं, तो टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है ना, हर चीज सेम है। तो क्या रेट ऑफ डिफ्यूजन दोनों गैसेस का सेम रहेगा कि डिफर करेगा। तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि ये वाली गैस किस रेट से बाहर निकल रही है ना, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर हम स्मॉल r1 बोले, और इस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर हम स्मॉल r2 बोले, तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि ये जो है वो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। इसका क्या मतलब है कि डेंसिटी इसकी जितनी ज्यादा होगी उतना इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो कम होगा। ठीक है, उतना ये स्लो डिफ्यूज कर पाएगी, है ना। यस सर। ये ग्राहम्स सर लॉ इसका का। कोई हाँ बोलो डेरिवेशन बोलो। है क्या? डेरिवेशन है सर इसका कोई? इसका कोई डेरिवेशन नहीं है यार, ये तो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन को उन्होंने मैथमेटिकली लिख दिया, है ना। अब जो आगे फॉर्मूला आएगा उसका डेरिवेशन है। ठीक है, यस सर। तो इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो। देखो, रेट ऑफ डिफ्यूजन जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं किसी गैस के लिए, वो हम बोल सकते हैं वो उस गैस की डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। ये ऑब्जर्वेशन था, ठीक है, जिसको इन्होंने मैथमेटिकली प्रोपोर्शनलिटी के साइन के साथ लिख लिया। ठीक है, इतना समझ में आया। तो यस दो, सर। दो गैसेस अगर उनकी डेंसिटी अलग अलग है तो उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो अलग अलग होगा। अब यहाँ पे बात ये उठती है कि डेंसिटी फिर किन किन चीजों पे डिपेंड करती है ना। मास वॉल्यूम। हाँ, मतलब इसको फिर अपन ऐसे लिख Yes, सकते sir. हैं। देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है PM इज इक्वल टू DRT, यस सर। है ना। तो जैसे ये दोनों कंटेनर सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये दोनों जो टर्म है ये तो कांस्टेंट हो जाएंगे, है ना। R कांस्टेंट है ही,
तो हमें ये बात पता है कि जो डेंसिटी है गैस की वो उस गैस के मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती है डायरेक्टली। यस तो हम ये कह सकते हैं कि भाई उस गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, कह सकते हैं ना। Yes, sir. तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि देयरफॉर डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो इसको मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ। अब इस रिलेशन को हम इक्वेशन 1 में यूज करते हैं, पुट इन 1। तो हम ग्राहम्स लॉ को और आगे कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन डेंसिटी के प्रोपोर्शनल था वो अब मॉलिक्यूलर मास के भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एग्री करते हो इस बात से सब लोग? यस सर। और अपना जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी यस गैस के लिए, है ना। तो एक मिनट, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा, है ना, इक्वल टू नहीं आएगा। तो ये जो मॉलिक्यूलर मास है ये वेपर डेंसिटी के भी प्रोपोर्शनल होता है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है तो कांस्टेंट को हम इग्नोर कर सकते हैं, राइट। तो ये ग्राहम्स लॉ के अलग अलग फॉर्म्स हैं, है ना। तो ये तो प्रोपोर्शनलिटी है। अब जैसे अपन को क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज करना हो तो फिर उसको अपन कैसे यूज करते हैं, रेशियो लेके, है ना। जैसे ही आप रेशियो लोगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म हो जाएगा। तो जैसे ये एक गैस है और ये दूसरी गैस है, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट d1 बाई d2, सॉरी d2 बाई d1, सही है। बोलते जाओ भाई, सही है कि नहीं, Yes, sir. है ना। वेपर डेंसिटी 2 बाय वेपर डेंसिटी 1, है ना। सर लेकिन कोई कांस्टेंट भी तो आना चाहिए सर, वो तो प्रोपोर्शनल है ना सर, तो वो जरूरी दोनों थोड़ी गैसेस ना। के लिए कांस्टेंट सेम होगा ना, यस सर। है ना। दोनों गैस के लिए कांस्टेंट सेम होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या सेम प्रेशर टेम्परेचर रखा है ना। तो कांस्टेंट जो है वो दोनों गैसेस के लिए सेम आएगा, यस सर। है ना। तो ये सर वो फॉर्मूला बीच में इक्वल टू लगेगा कि वो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगेगा? यहाँ पे यस सर। यहाँ पे तो इक्वल टू लगेगा, क्योंकि अपन ने 2 अलग अलग गैसेस ले ली ना, है ना। डिफरेंट गैसेस अपन ने ली हैं जिनको अपन ने सिमिलर कंडीशंस में रखा है, तो हर चीज उनकी सेम है, तो जो कांस्टेंट बनेगा उसकी वैल्यू भी सेम आएगी, है ना। जैसे मान लो प्रेशर, टेम्परेचर, आर, ये सब सेम है ना दोनों गैस के लिए। इस कंटेनर में और इस कंटेनर में प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह सब सेम है यस सर। ना। तो जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो सेम आएगी, तो जब आप रेशियो लोगे तो कांस्टेंट जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है। सर एक डाउट है। हाँ बताओ। सर वही वाली, ये जो इसकी अगली वाली स्लाइड दिखा दीजिए। सर अगर डेंसिटी सर मतलब क्या कहते हैं 1 से छोटी होगी सर, तो फिर कुछ हाँ हाँ मतलब 1 से 0 के अंदर वैल्यू आएगी, और हाँ सर हाँ 1 को जब उससे डिवाइड करेंगे सर तो फिर कुछ वैल्यू आएगी जो भी आएगी, हम्म। मतलब उससे ज़्यादा ही आएगी। एक मिनट रुको, मैं लिखता हूँ जो तुम बोल रहे हो। हाँ बोलो, अब बोलो। सर डेंसिटी अगर 1 से 0 के बीच में होगी हाँ सर, तो फिर जब उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो भी 0 से 1 के बीच में ही आएगी। हाँ बिल्कुल और आएगी। जब उसको रेसिप्रोकल कर देंगे सर तो फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या कहते हैं 1 से ज़्यादा ही आएगा। सर ये समझ में नहीं आ रहा। रेट ऑफ डिफ्यूजन 1 से नहीं, नहीं तो तुम एक गैस की क्यों निकाल रहे हो भाई। ये जो फॉर्मूला है ये हमेशा एक से ज्यादा गैस के लिए लगेगा। सर लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना वहाँ पे। नहीं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन तो दिक्कत ये ना कि तुमने फिर इक्वल टू का साइन यूज कर लिया। प्रोपोर्शनलिटी है यहाँ पे, यस सर। इक्वल टू थोड़ी ना है। तुमने यहाँ पे इक्वल टू का साइन यूज कर लिया ना, ये दिक्कत है। तो ऐसे नहीं यूज करते हैं इसको। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है अपन ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल पाते, है ना। एक गैस की हेल्प से फिर अपन दूसरे गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालते हैं, ठीक है। यस सर। तो ऐसा होता है इसमें, समझ में आया चंद्रमान। यस सर आ गया। तो ये मेन जो आपको याद रखना है वो, एक सेकेंड, मेन जो आपको याद रखना है जिस पे क्वेश्चंस रिवॉल्व करेंगे जिस फॉर्मूला के अराउंड, वो ये है ना, ठीक है। इसको आपको सर याद एक रखना डाउट है। और है। बताओ। सर यहाँ 1/√m लिखा है,
सर इसके बाद सर प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इक्वल्स टू भी डाल सकते हैं सर, 1/√2 इंटू वेपर डेंसिटी। यार ये एक्चुअली अपन इसको इससे रिलेट कर रहे हैं ना, वेपर डेंसिटी को हम रेट ऑफ डिफ्यूजन से रिलेट कर रहे हैं, इसलिए अपन ने प्रोपोर्शनैलिटी साइन रखा है ना। सर तो लेकिन उसके बराबर ही हो जाएगा ना वो भी, मतलब। नहीं, लेकिन दिक्कत ये ना कि अपन ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन वेपर डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अपन ये नहीं कह सकते ना कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू 1/√2 वेपर डेंसिटी, मतलब ये सर मैं तो इसके इक्वल है, 1/√m के लेकिन लिए बता रहा हूँ। हाँ तो वो लिख सकते हैं अपन, लेकिन अपन को अपना फोकस वो नहीं है ना, अभी अपना फोकस रेट ऑफ डिफ्यूजन है। रेट ऑफ डिफ्यूजन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, या किन किन फैक्टर्स से हम रेट ऑफ डिफ्यूजन को रिलेट कर सकते हैं, वो हमारा टारगेट है इस इक्वेशन में। यस सर। है ना, समझ में आ गया चंद्रमान? यस सर। ठीक है, तो देखो ये तो चलो अपन को समझ में आ गया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन हम दो गैसेस का या मल्टीपल गैसेस का कैसे एक दूसरे की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है सर एक डाउट और है। हाँ बताओ भाई। सर मल्टीपल गैसेस का रेशियो कैसे लेंगे, मतलब बहुत सारी गैसेस होंगी तो, दो से ज्यादा तो। जैसे दो गैस का लेते हो, यस सर। जैसे दो गैस का लेते हो वैसे तीन गैस का ले लेना, मतलब जैसे कैसे? एक मिनट, जैसे आपको R1:R2:R3 है ना, इसको अपन ये लिख सकते हैं ना, √D3:D2:D1। ऐसे ही लेंगे ना मल्टीपल गैसेस का। सर ऐसे तो लेंगे सर, लेकिन Yes. सर इसमें सर एग्जैक्ट वैल्यू कैसे करेंगे, मतलब सर इसमें एग्जैक्ट वैल्यू मतलब दो दो का कॉम्बिनेशन ले लेना ना फिर, जैसे मान लो ये रेशियो पता है तुम्हें, है ना, तो अब क्वेश्चन ने जैसे इन दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन दिया है, और तुम्हें मतलब यार एक क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तुम्हारा क्वेश्चन क्या एग्जैक्टली ये बताओ कि वैल्यू सर कैसे मेरा यही था निकालोगे। कि सर यस सर रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे निकालेंगे, मतलब 3 डेंसिटी थी तो देखो पहली चीज तो ये जो डेंसिटी है इसको आप मॉलिक्यूलर मास के रेशियो में लिख दोगे, √m3:√m2:√m1, है ना, मॉलिक्यूलर मास अपन को पता रहता है गैस का। ठीक है, फिर जैसे आपको किसी एक गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन दिया है, ठीक है, जैसे मान लो ये वैल्यू पता है, तो एक बार क्या करना, R1:R3 यूज करना, तो वो क्या हो जाएगा, √D3/√D1। तो R3 Yes, पता है तो R1 निकल जाएगा, फिर एक बार R2:R3 यूज कर लेना, है ना, तो सर लेकिन R2:R3 एक क्या। डाउट और है। हाँ बताओ। सर वो R1 और R3 का रेशियो थोड़ी ना सर, वो तो R1 R2 और R3 का रेशियो है सर, तो फिर सीधे R1:R3 कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब R1/R3। अरे देखो कहीं पे जैसे अगर ये लिखा है 1:2:6 इज इक्वल टू 4:8:6 ये सही है? ये सही लिखा है कि नहीं, मैंने ये बताओ पहले, यस सर। है ना। Yes sir. तो अब तुम क्या कह रहे हो कि मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे R1 R3 अपन को निकालना है तो वो ये हो जाएगा, है ना, मतलब 1/6 ये हो जाएगा 4/24, ये तो सही है। फिर अपन को R2 R3 निकालना है तो वो होना चाहिए ये √D2/D1 होना चाहिए, मतलब 2/6 अपना होना चाहिए 8/24। तुम्हारा क्या क्वेश्चन था एक्चुअली चंद्रभान, दोबारा पूछो एक बार। सर समझ में आ गया सर, फिर भी पूछ लेता हूँ क्योंकि हाँ हाँ। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि सर 3 का रेशियो दिया है, तो सर फिर इन दोनों का रेशियो कैसे लेंगे, R1 और R3 का। R1 और R3 का ये D3/D1। यस 1/6 देखो ना 4/24, यस है ना, आ गया समझ में अब। यस सर। चलो ठीक है, शाबाश। तो मल्टीपल गैस पे वैसे आपको क्वेश्चन आएगा नहीं, है ना, क्वेश्चन आपको दो गैसेस पे ही आएगा, तो इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता है नहीं। तो और इसमें अच्छा, और जैसे जो मल्टीपल गैस का क्वेश्चन अगर आता है ना, तो आप उसमें दो दो को करके एक बार में लगा सकते हो। जैसे मान लो आपको तीन गैस आई है ना,
जैसे R1 और R3 है तो उसको आप लिख सकते हो √d3/d1, ठीक है। R2 और R3 तो इसको लिख दो √d3/d2, और R1/R2 इसको लिख दो √d2/d1। मल्टीपल गैसेस में इस तरह से करना सही रहेगा, वो थोड़ा सा गलत इसलिए हो जाएगा, वो मेरे को अभी रियलाइज हुआ कि जैसे अपन ने अभी ये लिखा था ना, ध्यान से सुनना, ये अच्छा डाउट पूछा था, R1:R2:R3 जैसे दिया हुआ है ना, तो जो अपन इसको ये लिख रहे हैं ना, इसमें फिर दिक्कत ये है कि जैसे आपको R2/R3 अगर कैलकुलेट करना है तो वो ये होना चाहिए, मानते हो ना इस बात को, यस सर। है ना। इसको अपन ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं यार, देखो इस चीज को, मतलब थोड़ा सा इसके लिए मैथ्स आना चाहिए, है ना। जैसे R1 को अपन, R1 क्या होता है 1/√d1, है ना। इस टू R2 क्या होगा 1/√d2, इस टू R3 क्या होगा 1/√d3। ये एक्सप्रेशन सही है यस यस सर। सर। है ना, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो 1/√, डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, तो ऐसे करना सही रहेगा, है ना। अभी जो अपन ने वो लिखा था ना डायरेक्टली, जो अपन ने लिख दिया था √d3:√d2:√d1, वो गलत है ना। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो, इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका रहेगा, आप एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। कांस्टेंट वैल्यू किससे मल्टीप्लाई करें बताओ, आप इसको यस सर। √d1 d2 d3 से मल्टीप्लाई कर दो। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से जब रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो चेंज नहीं होता है, ये बात याद है। यस सर। तो इस कांस्टेंट वैल्यू से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, देखो ये आ जाएगा अपना √d2 d3, ये आ जाएगा √d1 d3, और ये आ जाएगा √d1 d2, ठीक है। तो अब जो भी आपको यस सर। कैलकुलेट करना है इससे कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लो आपको R1 R3 कैलकुलेट करना है तो वो क्या आ जाएगा, √दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, है ना। तो जैसे समझ लो इसको 2 मिनट, जैसे आपने R1/R3, तो ये क्या होगा, अंडर मतलब दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, है ना। तो √d2 d3 डिवाइडेड बाय √d1 d2, ये d2 से d2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये फिर से क्या आ जाएगा √d3/d1। समझ में आ गया, R1/R3 क्या आ गया √d3/d1, जो कि लॉजिकली होना भी चाहिए ग्राहम्स लॉ के हिसाब से, यस सर। है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपन ने वो मैथमेटिकली गलत कर दिया था, मतलब मैं भी मैथमेटिकली कंफ्यूज हो गया था कि अपन ने जो ये डायरेक्ट लिख दिया था ना, R1:R2:R3 को अपने डायरेक्टली लिख दिया था √d3:√d2:√d1, वो गलत था, यस सर। ठीक है। तो मैंने Yes, sir. लॉजिकली एक्सप्लेन कर दिया है कि वो कहाँ पे गलत था और अब ये क्यों सही है ना। बाकी ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा काम है, अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो आप तो इंडिविजुअल रिलेशंस बना लो, आप तो दो दो के कपल्स बना लो, R1 R3 का कपल बना लो, R2 R3 का बना लो, R1 R2 का बना लो, जो जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू डालते जाओ, इससे भी क्वेश्चन हो जाएगा। ये तरीका ज्यादा आसान है, यस सर। ठीक है। तो चलो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। तो अगर मल्टीपल गैसेस हैं तो हम दो दो गैसेस के कपल्स बनाएंगे और फिर हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे, राइट। इस बात को अपन चाहें तो लिख भी लेते हैं, इन केस ऑफ मोर देन वन gases we will for couples of gases and apply Graham's law, सही है, यस सर। ठीक है। तो इस बात को आप लोग कंक्लूजन के तौर पे लिख सकते हो। चलो ठीक है भाई, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब मुद्दे की बात ये, मतलब नेक्स्ट बात ये आती है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो क्वेश्चन में हमेशा रेट ऑफ डिफ्यूजन के नाम से नहीं आएगा। तो क्वेश्चन में रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो अब अपन नेक्स्ट सब हेडिंग डाल रहे हैं इसी टॉपिक में,
इसी टॉपिक में नेक्स्ट सब टॉपिक अपन लिख रहे हैं, ways of expressing rate of diffusion, है ना। रेट ऑफ डिफ्यूजन को एक्सप्रेस करने के क्या क्या तरीके होते हैं, राइट। तो पहला तरीका देखो, पहला तरीका जो है, रेट ऑफ डिफ्यूजन को आप वॉल्यूम फ्लो रेट के टर्म्स में लिख सकते हो, है ना, वॉल्यूम फ्लो रेट। अब वॉल्यूम फ्लो रेट का क्या मतलब है कि भाई apparatus वाइज अगर हम देखें तो जैसे ही मान लो अपन ने अभी छेद किया, है ना, तो अभी जो गैस यहाँ पे थी, मान लो यहाँ पे 4 लीटर हाइड्रोजन थी पहले छेद करने से पहले, ठीक है। तो अब जब आपने जैसे ही होल को ओपन किया तो हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगी, तो यहाँ से मान लो कि जो गैस बाहर निकली, तो जैसे मान लो 2 लीटर हाइड्रोजन बाहर निकल गई, है ना, किसी सर्टेन टाइम के बाद 2 लीटर हाइड्रोजन बाहर निकल गई। तो ये चीज और हुई है कितनी देर में, ये चीज हुई है मान लो 10 मिनट में। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं ना कि भाई 10 मिनट में 2 लीटर हाइड्रोजन बाहर निकल गई है, कह सकते हैं हम ऐसा। यस सर। तो ये एक तरह से ये रेट ऑफ डिफ्यूजन ही तो हो गया भाई। जितनी ज्यादा 10 मिनट में जितनी ज्यादा वॉल्यूम बाहर निकल जाएगी, हम कहेंगे कि गैस जो है वो उतना फास्ट डिफ्यूज हो रही है ना। यस सर। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किसी गैस का उस गैस के वॉल्यूम फ्लो रेट से भी हम बता सकते हैं। वॉल्यूम फ्लो का रेट जितना ज्यादा होगा, डिफ्यूजन उतना फास्ट होगा। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को डी वी आउट बाय dt, है ना। वॉल्यूम ऑफ गैस आउट, कितने टाइम में गैस की कितनी वॉल्यूम बाहर निकली है, वो उसका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होता है। समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो सर एक एक तो डाउट है लेकिन। हाँ बताओ बताओ। सर फ्लो होने का मतलब सर अंदर भी तो घूम सकती है ना, मतलब सर तो अभी जरूरी है अपन फिलहाल बाहर? फ्लो होने का मतलब अपन बाहर निकलने से बोल रहे हैं ना, एग्जिट करना, वॉल्यूम पर एग्जिट ये रेट तो समझ वो सकते हो तुम इसको, ठीक है। ये तो वो dv/dt बन गया। dv/dt बन गया, हाँ मतलब एक्सेलरेशन। तो कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं सर, मेरे को ऐसा लग रहा था कि कुछ रिलेशन तो नहीं है उसका। वो तो वेलोसिटी होती है यार, ये वो छोटा यस भी सर। होता है, ये बड़ा भी है ना, वो वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है ना, रेट मतलब पर यूनिट टाइम, ये फिजिक्स में पढ़ाया होगा आपको, जब भी रेट वर्ड आता है मतलब टाइम से अपन डिवाइड करते हैं, है ना। तो देखो सीधी सी बात ये है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है उसमें बेसिकली अपन को ये देखना रहता है कि गैस की कितनी क्वांटिटी कितने टाइम में बाहर निकली। अब वो क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के तरीके अलग अलग है। एक बार अपन ने वॉल्यूम लिखा है, अगली बार अपन मोल्स लिखेंगे, है ना। तो बेसिकली अपन लिख ये रहे हैं कि कितने टाइम में कितनी क्वांटिटी बाहर निकल रही है। जितने टाइम में जितनी क्वांटिटी बाहर निकलेगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना क्या होगा, बताओ? ज्यादा। ज्यादा, शाबाश। तो यस देखो सर। मोल फ्लो रेट, मतलब सेम चीज को अपन रेट ऑफ डिफ्यूजन को मोल फ्लो रेट के टर्म्स में भी बता सकते हैं ना, क्योंकि मोल भी तो क्वांटिटी होती है ना। मोल अगर कम होंगे गैस की तो गैस की वॉल्यूम भी कम होगी, अगर फ्लेक्सिबल बाउंड्री है तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं dn आउट बाय dt। सही है क्या? सर एक डाउट है। बताओ। सर अगर गैस अंदर जा रही है तो मतलब कंटेनर के, तो सर नेगेटिव होगी क्या dv/dt? गैस अगर कंटेनर के अंदर कहाँ से आ रही है, छेद से, यस सर। तो dv/dt हाँ नेगेटिव होगा। मतलब फिर यस अपन सर। फिर एक्चुअली वो पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि फिर डिफ्यूजन जो है वो यहाँ से यहाँ हो रहा है ना। मतलब देखो सीधी सी बात ये है कि डिफ्यूजन जो है वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में होता है ना। जैसे ये अगर वैक्यूम था, पहले वैक्यूम था मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है और बाहर एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो जैसे ही आप होल करोगे तो एयर के मॉलिक्यूल्स जो है वो बाहर से अंदर जाएंगे,
क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन हाई प्रेशर रीजन है, ये लो कॉन्सेंट्रेशन लो प्रेशर रीजन। यस सर। तो डिफ्यूजन इस सर बार यहाँ लेकिन से यहाँ सर होगा। सर किसी चीज के रिस्पेक्ट में बोल सकते हैं डिफ्यूजन, मतलब जैसे कि कितनी रेट में सर बाहर निकल रही है गैस, वो नेगेटिव हो जाएगी। कितनी रेट में गैस बाहर निकलता है वो नेगेटिव हो जाएगा। अरे इतना कॉम्प्लिकेटेड तुम कर क्यों रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा, ऐसे क्यों नहीं करना सर, है? ऐसे पूछ रहा हूँ, ऐसे पूछ रहा हूँ। एक तो तुम एग्जैक्टली पूछ के रहे हो, वो मेरे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, और मेन बात ये कि तुम फालतू बात पूछ रहे हो, छोड़ो उसमें दिमाग मत लगाओ, है ना। वो जब क्वेश्चन आएगा तब हम उस टाइम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यस सर। तो अपन थर्ड उस पे आते हैं। तो ये समझ में आ गया ना, डी एन आउट बाई डी टी, ऐसे भी अपन रेट को लिख सकते हैं। इसको तीसरे तरीके से ऐसे भी लिखा जाता है, इसको मैं टाइप कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा बड़ी लाइन है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम, है ना। तो ये देखो, जो ये वाला जो टर्म है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल, ये जनरली इसमें यूज होता है। इसको dx बाई डी टी, है ना। अभी मैं समझाता हूँ ये इसको ऐसे क्यों लिखा है। देखो dx बाई डी टी, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड, x डिस्टेंस और ये t टाइम, तो dx बाई डी टी। अब देखो इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि जो इस टाइप के सिस्टम्स होते हैं ना, जिसमें दो बल्ब्स होते हैं अलग अलग, है ना, ये एक बल्ब है और ये दूसरा बल्ब है, ठीक है। और यहाँ पर एक टाइप की गैस भरी हुई है और यहाँ पर दूसरे टाइप की गैस भरी हुई है। तो अब अपन को ये तो पता है कि भाई एक एक इंडिविजुअल गैस पे फोकस करते हैं। इस गैस का कॉन्सेंट्रेशन, रेड वाली गैस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा है और यहाँ पर नहीं है। तो जो रेड वाली गैस है वो यहाँ से यहाँ पर डिफ्यूज होगी। एग्रीड? यस सर। तो इसका मतलब इसका कुछ रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा R1, है ना। सिमिलरली ग्रीन वाली गैस डिफ्यूज होगी तो इसका कुछ रेट होगा डिफ्यूजन का R2। और फिर नेक्स्ट बात यह है कि भाई जो R1 और R2 है वो ऐसा जरूरी नहीं है कि बराबर हो, वो इनकी डेंसिटीज पे डिपेंड करता है या फिर मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका मतलब R1 R2 की वैल्यू होगी अलग अलग, है ना। तो अब कौन फास्ट डिफ्यूज कर रहा है और कौन स्लो डिफ्यूज कर रहा है, ध्यान से समझना मेरी बात को। दोनों में से कौन सी गैस फास्ट डिफ्यूज कर रही है उसको अपन ऐसे भी तो एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, कि पर यूनिट टाइम कौन ज्यादा जल्दी जल्दी ट्रेवल कर रहा है। इस पाइप से जब दोनों गैस ट्रेवल करेंगे तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, जिसके मॉलिक्यूल की, हम कहेंगे कि उस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है। सर डाउट। हाँ बताओ। सर मूव तो सर कंटेनर के अंदर भी करेंगे ना सर? कंटेनर के अंदर भी करेंगे, हाँ बिल्कुल। सर तो फिर स्पीड तो फिर वो भी सर, वो दोनों, वो मतलब क्या कहते हैं सर, वो कंसिडर वो और ये वाली स्पीड सेम होगी कि अलग अलग होगी? मतलब जो कंटेनर मूव कर रही है और नहीं, तो जो इस पाइप कंटेनर से आ रही है। जब वो कंटेनर के अंदर ही अंदर मूव कर रहा है तो वो डिफ्यूजन नहीं है ना। यस सर। मतलब देखो, दो दो बातें हैं कि एक तो भाई आर्मी की जो ड्रिल होती है ना, वो तो या तो अपने अपने इलाके में ड्रिल करना, मतलब उसको बोलते हैं आर्मी की ड्रिलिंग, है ना। ड्रिल मतलब उनकी प्रैक्टिस। तो जैसे ये आर्मी पर्सन है, ये आपस में ही लड़ रहे हैं, जंप कर रहे हैं, जो जो भी एक्टिविटीज वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो इनकी ड्रिल प्रैक्टिस हो गई, ये तो होती है। और वहीं जैसे अगर बॉर्डर के दूसरी तरफ अगर कोई दुश्मन है, तो वो अगर इन्फिल्ट्रेट कर रहा है ना, इन्फिल्ट्रेट कर रहा है मतलब बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है, तो ये उसको रेजिस्ट करेंगे ना, तो ये भी काउंटर अटैक करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो दो अलग अलग चीजें हैं। ये जो प्रोसेस है ड्रिलिंग, ये तो हमेशा चलती रहती है ना आर्मी की, लेकिन ये हमेशा डिफ्यूज करें ये जरूरी नहीं है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर भी वैसे ही है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो, क्योंकि वो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है तो वो रैंडम मूव तो हमेशा ही करते रहते हैं। तो जब ये कंटेनर क्लोज भी होता है वो तब भी मूव करते रहते हैं। बात समझ में आ रही है? सर एक और डाउट है। एक मिनट रुको, तुम ये बात समझ में है जो मैंने कहा कि जब कंटेनर क्लोज यस होता है सर। वो तो तब भी मूव करते, तो वेलोसिटी तो हमेशा होती है। अभी जो अपन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं वो डिफ्यूजन वाली वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, मतलब वो वेलोसिटी जो उसको डिफ्यूज होने में हेल्प करे, है ना। तो इसलिए अपन
अपन ने ये जो वेलोसिटी यहाँ पे ली है dx by dt डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, दिस इज एक्चुअली दिस वेलोसिटी जहाँ पे ये सर मेरा कंटेनर से डाउट कुछ दूसरे और था। कंटेनर पे मूव कर रहा है। बताओ। सर मेरा डाउट ये था कि सर जो जिस वेलोसिटी से अंदर मूव कर रही है क्या वही वो सेम होगी क्या इसके नहीं जो नहीं, जिससे सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी वो, है ना। और सर एक डाउट और है हाँ बताओ। सर, अगर प्रेशर सेम है दोनों कंटेनर्स में सर तब भी डिफ्यूजन होगा क्या? अगर दोनों गैसेस अलग अलग हैं तो बिल्कुल डिफ्यूजन होगा, सर लेकिन क्योंकि वॉल्यूम पार्शियल प्रेशर प्रेशर सब में कुछ डिफरेंस आ गया ना, पार्शियल प्रेशर में Yes. डिफरेंस आ गया, है ना। जो कोई भी देखो, कोई भी जो सिस्टम होता है नेचर में, वो खुद को होमोजिनाइज करने की कोशिश करता है ना। होमोजिनाइज मतलब कि उसका जो हर पोर्शन है वो सेम टाइप की सिचुएशन में रहे। तो यहाँ पर तुम्हारी ये बात सही है कि भाई प्रेशर सेम है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये ना कि ये जो है ये मूव करते रहेंगे और ये भी मूव करते रहेंगे, तो इन दोनों की मिक्सिंग तो होगी ही ना, वो चीज तो नेचुरल है, उसको कैसे अवॉइड कर सकते हो, यस है ना। मतलब ये यस तो सर। सिंपल सी बात है, जैसे ये पानी है ना। पानी में अगर आपने इंक डाल दी तो वो फैलेगी, पूरे पानी में बराबर फैलेगी, मानते हो ना इस बात को। तो यस यस इंक का सर। पूरे में फैलना इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन, है ना। ये चीज नेचुरल है, होती ही है, ठीक है। तो सेम बात यहाँ पर है। हाँ, अपन ये एक्सप्लेन कर, ये बात जरूर कह सकते हैं कि फ्लो तब तक होगा जब तक दोनों का पार्शियल प्रेशर दोनों कंटेनर में सेम नहीं हो जाता, ठीक है। सर प्रेशर सेम है तो पार्शियल प्रेशर अलग अलग कैसे होगा मतलब? प्रेशर सेम है तो पार्शियल मतलब तुम ये कह रहे हो, देखो ये तुम्हारी स्टॉप कॉक अभी बंद है ना। यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर है मान लो 5 एटीएम, और यहाँ पर भी प्रेशर है 5 एटीएम, ठीक है। अब अपन ने स्टॉप कॉक को खोल दिया, तो तुम्हारे हिसाब से मूवमेंट अभी नहीं होना चाहिए, है ना, ये कह रहे हो तुम। सर मतलब अभी स्टॉप कॉक नहीं है क्या? अब अभी खोली है अपन ने, यस तो मूवमेंट होगा। मूवमेंट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे गैसेस अलग अलग है ना। आप एक एक गैस को इंडिविजुअली कंसीडर करो, तो यहाँ पर इस गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो यहाँ पे 5 एटीएम है और यहाँ पर 0 एटीएम है। तो इस गैस को खुद के सिचुएशन में डिफरेंस फील होगा, तो ये गैस जो है वो यहाँ से यहाँ पे मूव करेगी, है ना। और सिमिलरली सर ये गैस भी मतलब यहाँ सर से यहाँ मूव करेगी। पार्शियल और इसको अपन ऐसे सर भी इसका कह सकते मतलब हैं, एक मिनट रुको, जो पार्शियल प्रेशर है दोनों गैस का, ये पी रेड वाली गैस प्लस पी, मतलब पी रेड वाली गैस का पार्शियल प्रेशर मान लो यहाँ पे 2.5 एटीएम हो गया, और जब यहाँ पर भी उसका रेड वाली गैस का पार्शियल प्रेशर 2.5 एटीएम है। तो अब देखो, अपन हर चीज एकदम आइडियल कंडीशन मान रहे हैं, वॉल्यूम वगैरह सेम है, हर चीज सेम है। तो जो रेड वाली गैस है उसका 2.5 एटीएम प्रेशर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, तो जैसे ही रेड वाली गैस का प्रेशर दोनों कंटेनर में बराबर होगा तब वो मूव करना बंद कर देगी। और ये सेम चीज ग्रीन वाले के साथ, एक्सक्यूज मी, होगी, है ना। यहाँ पर भी जो ग्रीन वाली गैस है उसका पार्शियल प्रेशर दोनों कंटेनर में जब सेम हो जाएगा तब ये वाली मूव करना बंद कर देगी। सर इसमें ऐसा कुछ होगा कि R1 ज्यादा होगा और R2 ज्यादा होगा? वो तो अपन उससे कैलकुलेट करते हैं ना, ग्राहम्स लॉ से। वो तो अपन ग्राहम्स लॉ से कैलकुलेट करेंगे ना, R1/R2, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा अच्छा। होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, है ना। समझ में आया चंद्रभान? यस सर। सर मतलब पार्शियल प्रेशर गैसेस का होता है? हाँ, तो और किसका होता है भाई पार्शियल प्रेशर, और किसका होगा। सर मुझे लगा अपन ने कि सर डाल्टन्स लॉ मतलब पार्शियल प्रेशर में पढ़ा था ना। यस सर। मतलब ये तो सवाल ही नहीं आना चाहिए, खैर कोई दिक्कत नहीं है। और कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर हुए सारे? यस सर अभी तो नहीं। तो देखो, तो ये समझ में आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम, है ना। तो जो ज्यादा जल्दी जल्दी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा हम बोलेंगे कि वो गैस फास्ट डिफ्यूज हो रही है, राइट। तो इसलिए जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है उसको डिस्टेंस के टर्म्स में भी एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। ये तो वेलोसिटी होगी ना फिर? हाँ बिल्कुल, ये वेलोसिटी है मॉलिक्यूल की, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। इसको आप लोग दूसरे तरीके से ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि देखो, जो ये वाला टर्म है ना वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, dv आउट बाय dt, तो कितने टाइम में कितनी वॉल्यूम बाहर निकल रही है
तो वो वॉल्यूम गैस की यहाँ पे ट्रैवल करेगी, है ना। वॉल्यूम क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट। एग्रीड? यस वॉल्यूम होता है क्रॉस Yes, सेक्शनल sir. एरिया इनटू हाइट। तो जैसे अगर हम ये बोलेंगे कि भाई कितने टाइम में कितनी वॉल्यूम गैस की यहाँ से ट्रैवल कर रही है, तो वो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो पाइप का है इनटू हाइट मतलब लेंथ, है ना। तो जब अपन वॉल्यूम को एरिया इनटू हाइट के टर्म्स में लिखेंगे, अब सॉरी, जब वॉल्यूम को अपन, ये दूसरा तरीका है सेम चीज को एक्सप्लेन करने का। वॉल्यूम को आप लिख सकते हो एरिया इनटू लेंथ, है ना। तो एरिया तो कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया तो चेंज नहीं होने वाला, वो तो दोनों गैसेस के लिए सेम है। सही बात है ना। यस तो एरिया जो है, जब आप इसको R1/R2 करोगे तो एरिया तो कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, बचेगा क्या? सिर्फ लेंथ। तो dx/dt। ये दूसरा तरीका है सेम चीज को एक्सप्लेन करने का। अगर आपको ये कॉम्प्लिकेट लग रहा है तो आप तो जो मैंने पहले जैसे समझाया था वैसे याद रख लो। सर लेंथ कैंसिल क्यों नहीं होगी? लेंथ इसलिए कैंसिल नहीं होगी क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन अलग अलग है ना। अगर दो गैस का Yes, sir. वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट अलग अलग है तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ। अब एरिया से मैं तो लेंथ तो अलग रखनी पड़ेगी ना, तभी तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट अलग अलग आएगा, यस सर है ना। तो इसलिए जो लेंथ ट्रेवल्ड है वो अलग अलग होगी। तो चलो ठीक है, चलो उसको मैं लिख के रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये आपको याद रखना, ये 3 तरीके हैं क्वेश्चन में, तीनों में से किसी भी तरीके में आ सकता है, किसी भी लैंग्वेज में आ सकता है क्वेश्चन। तो जो लैंग्वेज आएगा अपन रेट को उसी फॉर्मूले में एक्सप्रेस कर देंगे, दैट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन अपन करते हैं थोड़ी देर में। उससे पहले ग्राहम्स लॉ का देखो जनरल फॉर्मूला अपन लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ ग्राहम्स लॉ। तो ये ग्राहम्स लॉ का वो वैसा वर्जन है, मतलब एक कंक्लूसिव वर्जन जो होता है ना, जिसमें सारे वेरिएबल्स कंसीडर किए गए। जैसे अपन ने अभी आइडियल गैस इक्वेशन जब पढ़ी थी, है ना, PV इज इक्वल टू nRT, तो उसमें अपन ने क्या किया था, सारे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ सबको कंबाइन कर दिया था। तो इसी तरह से ग्राहम्स लॉ ऑफ सॉरी, जो ग्राहम्स लॉ का जो जनरल फॉर्म है उसमें उसको ऐसे एक्सप्रेस किया गया है, जो रेट है वो PA/√Tm। किसी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन इन चीजों के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इसको आप देखो ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि मतलब ये जो अब जो चीज है, जो पुरानी चीज है वो इसी से आ जाएगी, है ना। जो अपन ने यहाँ पे लिखा था ना, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। अगर बाकी चीजें कांस्टेंट है, टेम्परेचर प्रेशर अगर अपन ने कांस्टेंट रखा है तो रेट जो है वो मॉलिक्यूलर मास के प्रोपोर्शनल आएगा। ये देखो, आपने टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट रखा है, जो होल है उसका एरिया तो कांस्टेंट रहता ही है, तो मॉलिक्यूलर मास जो है, रेट जो है वो उसके प्रोपोर्शनल आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये वही पुराना फॉर्म हो गया ग्राहम्स लॉ का। याद आया? यस सर अब देखो इसको अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं, इस फॉर्मूले की अपन थोड़ी सी फील ले लेते हैं, है ना। तो भाई सीधी सी बात यह है कि जैसे ये जो गैस है ना, ध्यान से समझना, यहाँ पे जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, है ना। तो आप जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे गैस जल्दी जल्दी बाहर निकलेगी, है ना। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे मान लो कि ये एक मूवेबल सिस्टम है, ये एक मूवेबल सिस्टम है, यहाँ पे पिस्टन है ना, और यहाँ पे आप लगाना चालू करो फोर्स। ठीक है, तो जैसे आप फोर्स लगाओगे यहाँ पे, इसका मतलब आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो गैस पे प्रेशर बढ़ेगा, तो गैस जो है वो जल्दी जल्दी बाहर निकलेगी, तो गैस का जो डिफ्यूजन है वो फास्ट होना चाहिए। लॉजिकल है। यस सर यस उसके बाद एरिया ऑफ होल पे भी डिपेंड करता है भाई, होल का एरिया आप जितना बड़ा कर दोगे गैस उतनी जल्दी बाहर निकलेगी। ये लो, होल का हमने एरिया बढ़ा दिया, जल्दी जल्दी गैस बाहर निकलेगी, ज्यादा अमाउंट में गैस बाहर निकलेगी। सही है। यस सर फिर देखो Yes, sir. टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना। इसमें ऐसा होता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स की जो कोलिजन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे,
तो गैस को बाहर निकलने में दिक्कत होगी, तो इसलिए इसमें इनवर्स रिलेशन है रेट ऑफ डिफ्यूजन का टेम्परेचर से। समझ में आया ये? सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे सर तो प्रेशर बढ़ेगा ना? टेम्परेचर बढ़ाएंगे नहीं, प्रेशर अपन ने कांस्टेंट रखा है। मतलब एक एक फैक्टर को एक एक बार में एनालाइज करो। जैसे आप टेम्परेचर का वेरिएशन देख रहे हो ना, तो बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट कर दो, सबको एक साथ मत चेंज करो, है ना। प्रेशर अपन कांस्टेंट रख सकते हैं, इसको आप यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, इसको पिस्टन बना दो, है ना। पिस्टन बना दो यहाँ पे और प्रेशर मत लगाओ। तो जब ऐसे फ्री पिस्टन रहता है तो ये तो अपने आप एडजस्ट करते रहता है ना खुद को प्रेशर के हिसाब से। प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन रहता है इस टाइप के सिस्टम में, फ्री मूविंग पिस्टन में। यस सर। है ना। तो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होगा टेम्परेचर के, तो देखो उसमें ये होता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये बात तो मानते हो ना, है ना। यस सर। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स और ज्यादा तेज तेज मूव करने लगेंगे रैंडम डायरेक्शन में। उनका मोशन बढ़ जाएगा ना रैंडम डायरेक्शन में, और फास्ट फास्ट मूव करेंगे। तो अब दिक्कत ये होगा कि यहाँ पे क्या भसड़ मच जाएगी अंदर। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, वो बाहर निकलने में उनको दिक्कत होगी। जो इसको तुम भगदड़ वाली सिचुएशन से समझ सकते हो। और भगदड़ जो होती है ना, भगदड़ कैसे होती है भाई, आदमियों को पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई, एक सेकेंड, जैसे मान लो ये कोई मेला लगा हुआ है ना, और ये यहाँ पर एग्जिट है। तो भाई अब आदमी को तो पता है कि यार यहाँ से एग्जिट है, मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है। तो अब जैसे मान लो 4 लोग होंगे, आराम से बाहर निकल जाएंगे एक के बाद एक, उनमें थोड़ी ना भगदड़ होगी। एग्री करते हो ना इस बात से? यस सर। लेकिन अगर यही अपन ने मान लो 40,000 लोग खड़े कर दिए इसी मैदान में, तो इस टाइम पे भगदड़ वाली सिचुएशन जनरेट हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो गेट के पास खड़ा है वो तो चलो ठीक है, वो तो सीधे सीधे जाएगा, लेकिन जो यहाँ पर है पीछे, उनका मोशन तो रैंडम है ना। वो तो भाई कोई यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ यस जा रहा है, सर। उनको तो नहीं पता है कि आगे की क्या सिचुएशन है। वो तो अपने हिसाब से धक्का मुक्की करेंगे तो भगदड़ मच जाएगी। सर तो एक जब डाउट है हाँ बोलो। सर, लेकिन जब भगदड़ करेंगे सर तो फिर स्पीड भी तो उनकी ज्यादा होगी सर। स्पीड ज्यादा होगी तो जल्दी यस जल्दी भी निकल सर। सकते सर। हाँ सर, वो जल्दी भी तो जा सकते हैं। नहीं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है ना कि यार इसको मैं कैसे समझाऊं, एक मिनट रुको। तुमने वो चीज देखी है जब अपन नल को खोलते हैं, या एक मिनट रुको, कौन सा एग्जांपल सही रहेगा यार इस चीज को समझाने के लिए। जो नल होता है अपना, फिजिक्स में आप लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो जैसे ये अपना नल है ना, इसमें हमको ये बात तो पता है कि नल से जब पानी फ्लो करता है, या इसको कोई पाइप मान लो, है ना, पाइप से जब पानी बाहर निकल रहा है तो वाटर की स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतनी जल्दी जल्दी पानी बाहर निकलेगा, उतने ज्यादा अमाउंट में बाहर निकलेगा। ये बात मानते हो? यस सर। तो इसका मतलब ये है क्या कि मैं जितनी वाटर की स्पीड बढ़ाते जाऊंगा तो पानी बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। ऐसा होता है क्या? सर मतलब फिर से सर मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जैसे हम वाटर की स्पीड अंदर बढ़ा रहे हैं ना पाइप में, वाटर का फ्लो हम बढ़ा रहे हैं, है ना। यस सर। तो वाटर का जब हम फ्लो बढ़ा रहे हैं तो पानी जो है, जो बाहर जो पानी निकल रहा है वो बढ़ रहा है। पहले पतली धार होगी, जब आप इसमें ज्यादा मतलब स्पीड बढ़ा यस दोगे वाटर सर। की तो मोटी धार होने लगेगी। इमेजिन यस करते हो सर। थोड़ा थोड़ा जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। हाँ इस, सर, होगा। इसका मतलब क्या ये है कि मैं वाटर की स्पीड अगर बहुत ज्यादा बढ़ाते ही जाऊं, मैं एक मोटर लगा दूं नीचे, और बहुत स्पीड, वाटर की जो स्पीड है वो मैं बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, ये यहाँ पे मैंने एक मोटर लगा दी, तो क्या पानी की स्पीड और ज्यादा बढ़ते ही जाएगी क्या? ऐसा नहीं होता है, ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे। इसमें एक टाइम आता है जब इसमें टर्बुलेंट मोशन होने लगता है ना। टर्बुलेंट मोशन में यस सर। मतलब ये थोड़ा फील करने कांस्टेंट हो वाली बात जाता है ना। टर्बुलेंट मोशन में फिर ये होता है कि जो पार्टिकल्स हैं उनमें इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो आपस में ही टकराने लगते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो जब वो आपस में एक दूसरे सर से वो टकराने लगते हैं तो एक टाइम मतलब पे तो हो ही जाएंगे ना कांस्टेंट जैसे। नहीं होते। मतलब ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे कि जब आप वाटर की स्पीड बढ़ाते जाते हो ना, तो
एक टाइम के बाद जो आपका आउटपुट है वो आपको कम मिलने लगता है, मतलब पाइप आपका हिलेगा ज्यादा, पानी बाहर कम निकलेगा। समझ रहे हो? Yes. तो इसको आप सिंपल वर्ड्स में फिर वैसे ही समझो। देखो हर चीज एक ऑप्टिमम पे वर्क बेटर करती है ना? तो अब यहाँ पे दिक्कत वही है कि अगर ज्यादा पार्टिकल्स हैं, है ना, तो उनके जो रैंडम मोशन है, अगर पार्टिकल्स कम होते या पार्टिकल्स की अगर एनर्जी कम होती तो वो आसानी से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन पार्टिकल्स की अगर एनर्जी ज्यादा है तो उनमें रैंडम मोशन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। जो यहाँ का पार्टिकल है वो यहाँ, पार्टिकल को थोड़ी ना पता है कि भाई मुझे बाहर निकलना है, मतलब ये बात तो कंसिडर कर रहे हो ना कि वो पार्टिकल है, वो इंसान नहीं है कि उसमें दिमाग है कि उसको पता है कि भाई यहाँ पे गेट है और मेरे को बाहर निकलना है। सर एक डाउट है पाइप वाले उसमें। हाँ बताओ। सर लेकिन जो पानी निकल रहा होगा सर वो तो तेजी में निकलने लगेगा ना सर, और ज्यादा तेज होने लगेगा। नहीं नहीं यार, अब इस पे फिर ये चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि फिजिक्स का टॉपिक है, ये बड़ा टॉपिक है। फ्लूइड्स में पढ़ाया जाता है लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, है ना। 3 टाइप के फ्लो होते हैं अलग अलग वेलोसिटी की कंडीशन पे। तो ये वाला तुम फिजिक्स में ही सर से पूछ लेना, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैं बता देता हूँ तुम्हें, है ना, इसका मैं तुम्हें लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि पार्टिकल्स का जो रैंडम मोशन है वो रैंडम मोशन हिंडर करने लगता है। फिर पार्टिकल्स का रैंडम यस मोशन इतना ज्यादा होगा यहाँ पे कि जो पार्टिकल्स है वो निकल नहीं पाएंगे। उसका मैंने लॉजिकल रीजन बताया क्योंकि पार्टिकल में ब्रेन नहीं होता है, पार्टिकल को नहीं पता है कि उसे बाहर निकलना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। मतलब सर उसके जो रेट होगा वो बहुत ज्यादा होगा, उसकी वेलोसिटी के मतलब भारी पड़ जाएगा उसमें। हाँ मतलब बिल्कुल ऐसा कह सकते हो कि टेम्परेचर अगर कम होगा तो तुम्हारा पॉइंट क्या है? एक बार दोबारा बोलो, मैं उसको अच्छे से बोलता हूँ फिर। मतलब सर अगर मतलब बहुत ज्यादा तेजी में मूव करने लगेंगे तो सर मतलब इतना ज्यादा एक दूसरे से टकराएंगे कि मतलब बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। बाहर निकल ही नहीं पाएंगे वो, हाँ एग्जैक्टली। मतलब पार्टिकल्स बहुत सारे होंगे और इतने जल्दी जल्दी एक दूसरे से टकराएंगे कि वो बाहर निकलने का प्लान ही नहीं बना पाएंगे, मतलब तुम ऐसे समझ सकते हो, टाइम ही नहीं मिल पाएगा उन्हें बाहर निकलने के लिए, ठीक है। Yes. यस सर। तो ये बात है। फिर फिर मॉलिक्यूलर मास वाला तो पता ही है भाई, जो जो मॉलिक्यूल ज्यादा हैवी होगा उसको बाहर निकलने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। ये तो सिंपल है ये वाला फैक्टर, यस सर। है ना। तो ये अपना हो गया जनरल फॉर्म ऑफ ग्राहम्स लॉ, है ना। इसमें आप लोग ये मेंशन कर सकते हो जो टर्म्स हैं उसको लिख लो। ये प्रेशर है, ये एरिया ऑफ होल है, आप लोग चाहो तो उसी में लिख लो, नहीं तो नीचे लिख लो, है ना। बाकी ये टेम्परेचर है और ये है मॉलिक्यूलर मास। सर कांस्टेंट का साइन हट के, वो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हट के कोई कांस्टेंट नहीं लगेगा, इक्वेशन नहीं बनेगी क्या ये? नहीं नहीं, ये अगेन ये इक्वेशन नहीं है, बस ये प्रोपोर्शनैलिटी ही बता रहा है अभी भी, है ना। रेट ऑफ सर तो फिर डिफ्यूजन, क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन वही रेशियो वाले आएंगे आएंगे इस टॉपिक पे, क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं जनरली, जनरली तो क्वेश्चन इसी पे आता है ना। तो गलती से अगर कभी क्वेश्चन आ गया तो वही है, फिर R1/R2 ले लेना, P1A1 बाय अंडर रूट T1M1 डिवाइडेड बाय P2A2 बाय अंडर रूट T2M2, यस सर। ठीक है। तो उस केस में इक्वलिटीज वाला साइन आ जाएगा, है ना। क्लियर हुआ ये? यस सर। Yes, sir. तो इसमें अब अपन नेक्स्ट सब हेडिंग लिखते हैं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ इसके। नेक्स्ट सब हेडिंग लिखो एफ्यूजन। डिफ्यूजन अपन ने देखा, एफ्यूजन, है ना। तो एफ्यूजन को आप सिंपल 2 वर्ड्स में याद रखो, इसका क्वेश्चन जनरली आता नहीं है ना। फोर्स्ड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन को आप जबरदस्ती करवा रहे हो तो उसको बोलते हैं फिर अपन एफ्यूजन, है ना। तो एफ्यूजन के लिए जो अपैरेटस होता है वो इस तरह का होता है, देखो ये यहाँ पे मान लो ये होल है ना, ये तो आपको दिख रहा है, ये पिस्टन है, ठीक है, ये पिस्टन है और
यहाँ पर मान लो एयर भरी हुई है 1 atm पे, और बाहर भी एयर है 1 atm पे, वो तो होती ही है। तो अभी जैसे आप देखोगे यहाँ पर भी हवा है, यहाँ पर भी अंदर हवा है, तो ऐसे तो अब डिफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन अंदर और बाहर सेम चीज का सेम है। अभी तो डिफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, राइट? यस सर, गैस अलग अलग होगी तो होगा ना सर। हाँ, गैस अलग अलग होगी तो फिर हो सकता है, फिर अपन को देखना पड़ेगा किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो उसका डिफ्यूजन कम होगा, है ना? यस सर। तो अभी तो डिफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन जैसे फिर भी आपको एयर को इससे बाहर निकलवाना है, तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे अपन प्रेशर, बाहर से अपन लगाएंगे इस पे कुछ फोर्स या प्रेशर। तो जब आप बाहर से फोर्स लगाओगे तो अब इस फोर्स के कारण यहाँ पर जो है वो प्रेशर बढ़ जाएगा, गैस पे धीरे धीरे प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि गैस की वॉल्यूम जो है कम होने लगेगी। आपने बाहर से फोर्स लगाया, पिस्टन जो है वो अंदर मूव किया, वॉल्यूम धीरे धीरे कम होना चालू हुई, तो प्रेशर धीरे धीरे बढ़ना चालू होगा। तो अब प्रेशर डिफरेंस के कारण डिफ्यूजन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सही कह रहा हूं मैं? यस सर। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं फोर्स्ड डिफ्यूजन। फोर्स्ड डिफ्यूजन क्यों बोला गया है? क्योंकि डिफ्यूजन स्पॉन्टेनियसली नहीं हो रहा था, है ना? जो फ्लो है वो स्पॉन्टेनियस नहीं था, मतलब वो अपने आप नहीं हो रहा था, ये आपने जबरदस्ती बाहर से फोर्स लगवा के ये डिफ्यूजन करवाया है, तो इसको फिर एफ्यूजन बोला जाता है। यस सर। ठीक है, तो बस एफ्यूजन में इतना आप याद रखो, है ना? बाकी सब चीजें फॉर्मूले वगैरह सेम है। रेट ऑफ एफ्यूजन जो है वो वही होगा, PA बाय अंडर रूट TM, सारे फॉर्मूले सेम है इसके बाद, है ना? यस तो एफ्यूजन एक्चुअली है तो डिफ्यूजन ही, बस ये है कि जब फोर्स करोगे उस चीज को, ठीक है, तो उसको बस इन्होंने एक नया टर्म बोल दिया है एफ्यूजन, राइट? क्वेश्चंस पे अब आते हैं। तो 10वां पेज, एक सेकेंड। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको ट्राई करो जल्दी। ये क्वेश्चन है शीट का पेज 10। किसी को समझ में आ रहा है कैसे करना है? यस सर। चलो देखो मैं बता देता हूँ अब। इन अ ट्यूब ऑफ लेंथ 5 मीटर हैविंग 2 आइडेंटिकल होल्स, है ना? एक ट्यूब है जिसमें 2 आइडेंटिकल होल्स हैं। आइडेंटिकल मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम रहेगा, है ना? ट्यूब की लेंथ है 5 मीटर, 2 आइडेंटिकल होल्स एट द ऑपोजिट एंड्स, ठीक है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मेड टू एफ्यूज इनटू द ट्यूब फ्रॉम ऑपोजिट एंड्स, है ना? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपोजिट एंड से फोर्सफुली इस ट्यूब के अंदर डाला जा रहा है, राइट? तो यहाँ से हाइड्रोजन को डाला जा रहा होगा, यहाँ से ऑक्सीजन को डाला जा रहा होगा फोर्सफुली, राइट? इसलिए यहाँ पे एफ्यूजन वर्ड का यूज किया है। फ्रॉम ऑपोजिट एंड्स अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। तो आइडेंटिकल कंडीशन मतलब प्रेशर टेम्परेचर हर चीज सेम है ना? यहाँ पर जिस प्रेशर टेम्परेचर पे हाइड्रोजन गैस को यहाँ से डाला जा रहा होगा, उसी प्रेशर टेम्परेचर पे ऑक्सीजन गैस को यहाँ से डाला जा रहा होगा, ठीक है? एरिया भी सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होल है उसका वो सेम है ना?
अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस फाइंड द पॉइंट वेयर गैसेस विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना, पहला मिलन दोनों गैस का किस पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ से हाइड्रोजन आ रही है, यहाँ से ऑक्सीजन आ रही है, तो अपन ये बात तो समझते हैं कि कोई एक पॉइंट होगा जब ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगी, वो पॉइंट ही अपन को बताना है ना। तो देखो अब अपन इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर जो है आप आइडेंटिकल कंडीशंस में कर रहे हो डिफ्यूजन, तो अपन को रेट ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, PA/√TM। सही बात है ना, बोलते जाओ भाई जल्दी जल्दी। यस सर। तो बस अब आप इसका दोनों गैसेस के लिए ये फॉर्मूला लगा दो। तो रेट ऑफ हाइड्रोजन बाय रेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, तो देखो भाई प्रेशर एरिया और टेम्परेचर तो दोनों गैसेस के लिए सेम है, तो रेशियो एक्चुअली किसका आएगा, मॉलिक्यूलर मास का, है ना, √MO2/MH2। ये वैल्यू भी अपन को पता है, ये वैल्यू भी अपन को पता है, तो इसका मतलब ये रेशियो तो चलो अपन को पता चल गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द पॉइंट वेयर गैसेस विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मान लेते हैं हम कि यहाँ से y डिस्टेंस पे ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों गैसेस पहली बार मिली, तो एक्चुअली अपन को y की वैल्यू ही बताना है। एग्री करते हो ना इस बात से? यस सर। यस सर। ठीक है, तो भाई देखो अब अपन क्या करें, अब अपन को देखो दोनों गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन पता चल गया, तो अब ध्यान से सुनना, ये जितने जितने टाइम में हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पहुंचेगी उतने टाइम में ही ऑक्सीजन यहाँ पहुंच जाएगी। दोनों सेम सरफेस से पहुंचेंगे ना, तभी तो मिलेंगे, राइट? एग्री करते हो ना इस बात से? तो जैसे मान लो कि टी टाइम में हाइड्रोजन ने y डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो उतने ही टी टाइम में ऑक्सीजन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, बताओ। 5 - y। 5 - y, राइट, है ना। तो देखो सेम टाइम में इतना इतना डिस्टेंसेस इन्होंने कवर अप किया है, तो अपन देखो रेट ऑफ हाइड्रोजन का डिफ्यूजन क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ हाइड्रोजन हम लिख सकते हैं dy/dt, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, है ना। और ऐसे ही आप रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन का क्या लिख सकते हो, स्मॉल टी टाइम में जब हाइड्रोजन ने y डिस्टेंस कवर किया है, तो उसी स्मॉल टी टाइम में ऑक्सीजन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 5 - y, है ना। तो बस अब इन दोनों को बराबर कर दो, मतलब इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे डालना, dy/dt को यहाँ पे डालना, d5 - y/dt को यहाँ पे डालना, और दोनों का रेशियो ले लेना। ठीक है, तो जब आप इसका रेशियो लोगे तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, ये dy डिवाइडेड बाय d ऑफ 5 - y। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जैसे अपनी पहली इक्वेशन है, तो पुट इन 1, तो डायरेक्टली मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ, dy/d ऑफ 5 - y इज इक्वल टू √MO2/MH2। सही है? यस सर। तो अब इसको d ऑफ 5 - y को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम डेल्टा के टर्म्स में लिख सकते हैं, है ना। तो 5 इसको अपन लिख सकते हैं 5 - dy, d ऑफ 5 तो कांस्टेंट है ना, यस सर। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को, मतलब ये अब मैथ्स आ गई थोड़ी। d ऑफ 5 - y को आप लिख सकते हो 5 - dy। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो सर। तो बस इसकी वैल्यू यहाँ पे डालना, है ना, तो आपकी dy की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सर मैं एक ऑल्टरनेट बताऊं?
एक मिनट रुको, मैं अपना एक्सप्लेनेशन खत्म कर लूँ। तो इसको सॉल्व करके आपकी dy की वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब dy एक्चुअली क्या था, dy एक्चुअली ये था कि t टाइम में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया था y। तो dy को अपन डायरेक्टली y लिख सकते हैं ना, क्योंकि dy एक्चुअली क्या होता है y2 माइनस y1, और y2 ये y2 है और y1 को अपन ने 0 मान रखा है। समझ रहे हो ना बात को? यस सर। तो इसको अपन लिख सकते हैं, जो dy है वो ही एक्चुअली हो जाएगा y। इस बात में कोई डाउट तो नहीं है किसी को कि ये y क्यों लिखा है? नो सर। तो हाँ चंद्रमान अब बोलो। बोलो बोलो। सर मैंने 5 मीटर को इक्वल कर दिया r1t प्लस r2t के। 5 मीटर को r1 मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन, और हाँ सही है। और सर वो वाली इक्वेशन डाली तो सर r1 और r2 का रेशियो 5 आ को तुमने जाएगा। इक्वल कर दिया r1t प्लस r2t के, ठीक है। हाँ सर वो r1 बाय r2 इक्वल्स टू अंडर रूट m ऑफ हाँ, ये वाली इक्वेशन हाइड्रोजन बाय ऑक्सीजन। यस सर। कैसे डाली लेकिन इसमें? ये तो r1 प्लस r2 है ना। सर मतलब रेशियो आ जाएगा सर, x के टर्म्स में ले लेंगे। किसको किस में डाला है तुमने? सर मैंने मतलब उसका जो मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ था, जैसे हाँ सर रेशियो दिया होता है ना हाँ हाँ सर, वैसे अपन सर x के टर्म्स में ले लेते हैं ना सर, मतलब कभी लेना होता है तो हाँ, यूज मतलब करना इसको होता है मैं x किसी भी मान लूँ ये इक्वेशन बोल में। रहे हो? नहीं सर, तो मतलब जैसे कि ये रेशियो दिया हुआ है तो मैं RH2 को अंडर रूट m ऑफ O2 इंटू x मान लूँ, और मतलब O2 हाँ, को। इस वैल्यू को जैसे मैं अल्फा मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, जो रेशियो है ये अल्फा आ गया, तो तुम RH2 को अल्फा RO2 बोल रहे हो ना, यही कह रहे यस हो? सर। हाँ, तो ये यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अल्फा की वैल्यू तुम्हें पता है, तो R1 हो जाएगा अल्फा R2t प्लस R2t, ठीक है। फिर क्या करना है? सर फिर टाइम की वैल्यू आ जाएगी शायद तो। टाइम की वैल्यू कैसे आएगी यार? R2 तो पता नहीं है ना। सर आपने अल्फा क्यों माना है? मैंने ये किया बताओ। अरे कोई कांस्टेंट वैल्यू है भाई जो अपन को पता है, तो कुछ भी मान ले इसको। यस सर। तो टाइम की सर वैल्यू, R2t, हाँ बोलो। सर R2 और R1 पता है ना अपन को, मतलब वहीं से अपन बता देंगे ना जो R2 रेशियो और आएगा अपने R1 नहीं पास। पता है, R2 और R1 का रेशियो पता है अपन को। हाँ सर, तो उसी रेशियो को x के टर्म्स में लिख के वही लिख देंगे सर। एक्स के टर्म्स में लिख के, हाँ मतलब इसको अपन ये तुम कह रहे हो ना, तो ये वही तो अपन ने लिखा है। ये देखो ना, y के टर्म्स में लिख देना dy बाई डी ऑफ 5 माइनस वाई, या फिर y अपॉन 5 माइनस वाई। तो ये चीज y के टर्म्स में आ गई, है ना। तो तुम इसको यहाँ पे y के टर्म्स में रखोगे, इसको और इसको, ये कह रहे हो ना। थोड़ा सा फिल्टर कर दीजिए। तो आंसर निकाल के देख लेना चंद्रभान, अगर आंसर मैच कर रहा है तो ठीक है। इसलिए क्योंकि जो तुम मेथड बता रहे हो ना, वो भी कोई शॉर्ट मेथड तो है नहीं, है ना। वो भी सर वो इक्वेशंस करने का, पे थोड़ा आसान है मतलब मेरे लिए। तो तुम बताओ ना भाई ढंग से, तुम बता भी तो नहीं रहे हो यार, तो जल्दी जल्दी बताओ थोड़ा, और भी अपन को डिस्कशन भी करना है ना आगे। यस सर। सर R ऑफ ऑक्सीजन अपॉन R ऑफ हाइड्रोजन लिखा मैंने। हाँ सर इसमें ऊपर मैंने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास रख दिया हाँ हाँ, ये वैल्यू पता है और अपन को। अपॉन कर दिया। यस सर। आगे बताओ। तो सर इसको क्या करेंगे? सर उस वाली इक्वेशन को अपन डिवाइड कर देंगे किसको? उससे। सर नहीं हो पाएगा सर, उससे नहीं हो पाएगा। हाँ, तुम करके देख लेना आराम से, है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ बाद में भले डिस्कस कर लेना। यस सर। अगला क्वेश्चन करते, ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया ना? यस सर। तो इसको जैसे किसी को ये डी में दिक्कत हो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, बेसिक अप डेफिनेशन यूज करके। इसमें लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, है ना। तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिखते थे, ये y डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है t टाइम में, तो y बाई टी, और इसको आप डायरेक्ट लिख सकते थे 5 माइनस वाई बाई टी। सिंपल तरीके से अगर करना है तो, है ना, ये y बाई टी हो जाता है, ये 5 माइनस वाई बाई टी हो जाता, उससे भी आपका आंसर y की वैल्यू डायरेक्टली आ जाती। ठीक है।
तो आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं है, एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। लो भाई ये वाला करो। ये आपका क्वेश्चन है शीट पेज 11। इसको भी जल्दी सोचो कैसे करना है, 2 मिनट का टाइम है, फिर मैं बताता हूँ। सर ये एचडी मतलब क्या है सर, बस ये समझा दीजिए एचडी मतलब। हाँ ये एक्चुअली मिस वो हो गया, ये प्रोटियम और ड्यूटीरियम है, आइसोटोप्स होते हैं ना हाइड्रोजन के, वो यस है ये, है सर। ना। इसको आप लिख लो H1 और इसको आप लिख लो ड्यूटीरियम है ये H2, मास नंबर 2। एटॉमिक नंबर तो 1 1 ही होता है दोनों का, आइसोटोप है, एटॉमिक नंबर सेम। सर एचडी ड्यूटेरियम है। डी ड्यूटीरियम है, कैपिटल डी जो है वो ड्यूटीरियम है। एच डी जो है वो हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम का मॉलिक्यूल है, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम हाइड्रोजन होगा और दूसरा एटम ड्यूटीरियम है। जैसे HCl होता है वैसे ही HD। तो इस सर क्वेश्चन में 2:3:4 2:3:4 नहीं नहीं, ये तो आंसर नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि कौन सबसे फास्ट डिफ्यूज होगा, फिर कौन सबसे स्लो होगा, फिर मतलब कौन फिर बीच में आएगा और फिर कौन सबसे स्लो डिफ्यूज होगा, ऐसे बताना है आपको, है ना, रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो वही है, जब मल्टीपल गैसेज हैं तो अपन ने क्या डिस्कस किया था कि आप दो दो का कॉम्बिनेशन लेते जाओ। ये क्वेश्चन तो सिंपल है, जैसे पहले इन दोनों का ले लो, है ना। तो RH2/RH D ये हो जाएगा अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ HD बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, है ना। ये वैल्यू भी अपन को पता है, HD का मॉलिक्यूलर मास 1 + 2 3 AMU और ये 2 AMU, तो इन दोनों का रेट आ गया। ठीक है, ये मैं अब डायरेक्ट इसमें से यूज कर लेता हूँ, HD बाय इन्होंने D2 लिया है, आप कोई भी गैसेस ले सकते हो, है ना। अभी मैं इन्हीं की वैल्यूज यूज कर लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा जल्दी खत्म करना है, इसलिए RH/D2, है ना। इस कपल का अगर आप रेशियो निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ D2 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ HD, है ना, ये D है, यहाँ पे O2 नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से नोट करना अल्फाबेट को, ये D है। तो ये वैल्यू आपकी आएगी सॉल्व होके 1.15। फिर ये HD-D2 कपल हो गया, ऐसे कोई दूसरा कपल ले सकते हो जैसे H2 और D2। ठीक है, तो बेसिकली ये लोग कर क्या रहे हैं, इन्होंने डिनोमिनेटर को सेम रखा है ना, मतलब D2 गैस के रिस्पेक्ट में ये बाकी दोनों गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन देख रहे हैं 1 by 1। तो ऐसे ये मॉलिक्यूलर मास वाला रिलेशन बन जाएगा MD2/MH2, जिसकी वैल्यू सॉल्व होके आती है 1.41। तो भाई देखो, अब अपन कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो 1.41 टाइम्स है D2 के रेट ऑफ डिफ्यूजन के, और जो HD का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो 1.15 टाइम्स है D2 के रेट ऑफ डिफ्यूजन के। ठीक है, तो अब अपन कह सकते हैं कि भाई कौन ज्यादा फास्ट है कौन ज्यादा स्लो। जैसे आप RD2 की वैल्यू 1 मान लो, तो RH की वैल्यू ये हो जाएगी और RH2 की वैल्यू ये हो जाएगी, है ना। तो हम कह सकते हैं कि RH2 इज फास्टर देन HD देन D2। ठीक है, ये हो जाएगा अपना आंसर। कोई डाउट तो नहीं है भाई? रिलेटिव स्टेट्स, हाँ हाँ बताओ चंद्रमान। रिलेटिव रेट बतानी है सर, जो मैंने बताया सर उसमें भी सर मैंने तीनों को रिलेटिव बताया ना सर। सर की H2 की सबसे ज्यादा होगी, फिर HD की फिर कम होगी, हाँ मतलब मतलब 2:3 वो 2। वैल्यूज के टर्म से अपन बता ही सकते हैं, तो वो तो मैंने बताई ना, आप Yes, RD2 sir. की वैल्यू 1 मान लो तो तीनों की वैल्यूज आ गई 1.15 Yes. 1.41, वो वैल्यूज को अरेंज कर दो यहाँ पे।
है ना? यस तो वो तो कर ही सकते हैं बिल्कुल। किसी को डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, है ना? ये मॉलिक्यूलर मास वाले क्वेश्चंस वाले फॉर्मूले पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर अपना ग्राहम्स लॉ खत्म होता है, हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और सर एक क्लास ग्राहम्स है अभी। एक क्लास, अच्छा हाँ यार सॉरी, तुम लोग की क्लास में मैं भूल गया था। तो फिर ऐसा करो, मेरे को क्या करोगे, या तो भेज देना या अगली क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे, है ना? सेक्शन सी। यस ठीक है, चलो स्टूडेंट्स मिलते हैं फिर अपन। गुड बाय टिल देन। थैंक यू सर। वेलकम एवरीवन।